हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट में लगे ये आत्मकथा क्या भूलूं के याद करूं, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, उसका वाचन कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा 11वां क्लास होगा। इसकी सारी क्लास देखने के लिए आप एक बार प्लेलिस्ट में जा कर के और सारी शुरू से देख सकते हैं। उसके बाद आप इस क्लास को देखेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग कल की क्लास में यहाँ से पढ़ना आप बंद किए थे। पति पत्नी का सेवक हो, स्वामी हो और सखा हो। पत्नी पति की सेविका हो, स्वामिनी हो और सहेली हो। चलो आगे अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए वेतन का चेक ही जरूरी नहीं है। औद्योगिक दृष्टि से अविकसित समाज में कम ही स्त्रियों को वेतन अर्जित करने वाला काम सुलभ हो सकता है। घर बाहर के अथवा समाज के विभिन्न कार्यों में उनके श्रम के योगदान को अर्थोपार्जन से कम महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। नर नारी विकसित समाज की प्रतीक्षा में एक दूसरे की तरफ पीठ करके वहाँ नहीं बैठे रहेंगे। प्रताप नारायण ने अपने सीमित साधनों से अपनी गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने का निश्चय किया। 5 प्राणियों के खाने कपड़े का प्रबंध करना था। घर वर्षों की बेमरम्मती से जगह जगह से टूट गिर रहा था, उसे ठीक कराना था। साथ ही घर पर लदा एक कर्ज चुकाना था। सबके ऊपर अपने दाम्पत्य जीवन को ऐसा सुसंस्कृत और सुरक्षित नींव बनाना था जिससे निकट भविष्य के सुंदर और सुकुमार सपने साकार हो सके। उन्हें क्या पता था कि उनकी कल्पना का भविष्य अभी बहुत दूर है और उनके मन के सपने अभी बहुत दिनों तक उनसे आशा, निराशा, पिपासा और प्रत्याशा की आंख मिचौली खेलेंगे। सूरसती ने पत्नी की सहज सहानुभूति से पति की समस्या समझी और उसे हल करने का उन्होंने जो उपाय सोचा था उसमें अपना पूरा योग देने का निश्चय किया। शुरू में उन्हें इस बात का मलाल अवश्य था कि वे जो कुछ अपने साथ अपने पिता के यहाँ से लेकर आई थी वह इस घर से बाहर चला गया, बुद्धि की ससुराल को। पर शीघ्र ही उन्होंने अनुभव किया कि यह एक पारिवारिक कर्तव्य था और उससे मुकरना लज्जा की बात होती। बाद को उन्हें यह सोचकर संतोष होता था कि उनका वैवाहिक जीवन कुछ त्याग बलिदान से आरंभ हुआ और उनका सात्विक प्रभाव उन पर सारी उम्र बना रहा। प्रताप नारायण की आमदनी को वे एक पाई भी नहीं बढ़ा सकती थी, पर घर के खर्च को तो वे कम से कम रख सकती थी। वे न अच्छे खाने की मांग करेंगी, न अच्छे कपड़े की, न गहने गुड़िये की। वे खाना बनाएंगी, चौका बर्तन करेंगी, कपड़े धो सी लेंगी, घर की सफाई करेंगी, है ना। तो देखिए, एक स्त्री की जब शादी होती है, कोई भी लड़की, तो वह सोचती है कि हमें अच्छे से अच्छा खाना मिले, अच्छे कपड़े पहनने को मिले और अच्छे अच्छे गहने मिले। लेकिन यहाँ पे देखिए सूरसती जी क्या सोच रही है। बच्चन जी की माँ कितनी सात्विक प्रवृत्ति की महिला थी, है ना। देखिए, और क्या, अपनी सास और घर की 2 बड़ी बूढ़ियों की सेवा करेंगी। सूरसती में काम करने की अपार शक्ति थी, बेकार उनसे बैठा ही न जाता था। दिन को वे कभी नहीं सोती थी। कभी कोई थोड़ा आराम करने को कहता भी तो वे कहती, वो दिन भर दफ्तर में आपन आँखी फोड़त हैं और हम घर में पाँव पसार के सोई। प्रताप नारायण सूरसती को पाकर धन्य हो गए। गरीबी ने दोनों प्राणियों को जिन श्रम, संयम, अनुशासन और आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी, वह उनके स्वभाव में, चरित्र में बैठ गई और उनके सुख सुविधा के दिनों में भी सहज साध्य रहकर शोभन लगती रही। सूरसती को केवल हिंदी की शिक्षा दी गई थी, घर पर ही, संभवतः उनकी माता के द्वारा। मेरी नानी हिंदी पढ़ लिख लेती थी, रामायण वे नित्य। तो देखिए, नानी उनकी क्या पढ़ा करती थी, रामायण, ठीक है, उसकी पढ़ती थी। और अपनी दैनिक पूजा में वेंकटेश्वर प्रेस का छपा सूरसागर भी, है ना, 2 जिल्दों में जो उनके पास था। पर उनके भजन भी ज़्यादा कदा ही पढ़ती थी। गद्य में उनके पास सुख सागर, देखिए सुख सागर की पोथी थी, रामायण था और सूरसागर, ठीक है। सूरसागर कौन से प्रेस से छपा हुआ उनके पास था, तो वेंकटेश्वर प्रेस से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप लोग ये सब नोट करते जाइएगा। और क्या था उनके साथ पास, प्रेम सागर भी था, ठीक है। जो किताबें उनकी नानी के पास था उनको रख लीजिए। क्या पता दे दे कि कौन सी किताबें उनके पास नहीं थी, तो लोग तो 3 दिख देगा हाँ और 1 नहीं वाला, तो आपको पहचानना होगा, ठीक है दोस्तों। कभी कभी दिन में अपनी पड़ोसियों के बीच बैठ बाँचा करती थी। लिखाई उनकी बहुत अच्छी नहीं थी। एक सीधी लकीर पहले खींच
पहले खींच देती थी और उसी में अक्षर और मात्राओं को लटका देती। संयुक्ताक्षर उनके बस का नहीं था। जगह जगह हस्व की जगह दीर्घ और दीर्घ की जगह हस्व लगा देना उनके लिए मामूली बात थी। मैं बताती हूँ। उनके लिए मामूली बात, और किसी को उनका पढ़ा लिखा पढ़ने में कठिनाई हो पर मेरी माता को जी उसे बिल्कुल ठीक पढ़ लेती थी। ये सब कमजोरियाँ मेरी माँ की लिखावट में भी थी। माँ से बेटी में उन्नति का क्रम सिर्फ इतना चला था कि बेटी पहले सीधी लकीर नहीं खींचती थी, एक एक अक्षर लिखकर उस पर लगाती थी, पर एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करने की बात उन्हें न सोचती थी। नतीजा यह हुआ कि उनके हाथ की लिखी भजन, लोकगीत, गज़लों की एक पूरी कॉपी मेरे पास रखी और मैं उसे बहुत प्रयत्न करने पर भी नहीं पढ़ पाता। उनकी स्मृति बहुत अच्छी थी और उन्हें सैकड़ों गीत भजन याद थे, जिन्हें वे समय समय पर गाती थी और बाद को उन्होंने एक कॉपी में लिख डाले थे। उर्दू की वे वर्णमाला भर जानती थी। तो उर्दू की क्या जानती थी? केवल वर्णमाला, ठीक है। उसमें क्या, आलिफ से लेकर 2 चश्मे हे तक, ठीक है, जिसे वे बड़ी खूबसूरती के साथ लिख भी सकती थी। जब उनके छोटे भाई विंध्येश्वरी, तो देखिए बच्चन जी के मामा जी का नाम भी आप ध्यान रखिएगा, विंध्येश्वरी नाम था, ठीक है। प्रसाद को पढ़ाने कौन आता था? मौलवी साहब रखे गए थे, तो वे भी उनके पास जाकर बैठ जाती और इस प्रकार उन्होंने उर्दू की वर्णमाला पहचान ली थी और अवश्य ही उसके लिखने का अभ्यास किया था। और मुझे उर्दू सब अक्षरों की शिक्षा पहले पहल अपनी माँ से ही मिली थी। आज भी मुझे अपने छुटपन के दिन याद है कि मेरी माँ किन्हीं काम धंधों में लगी है और मैं चटाई पर बैठ उनके द्वारा तख्ती पर चंगीटे उर्दू के अक्षरों पर स्याही फेर रहा हूँ। जब मैं सब अक्षरों पर स्याही फेर लेता तब उनको दिखलाता। वे तख्ती पर पानी छिड़क खड़िया पोत फिर से तख्ती तैयार करते और जब वह अर्ध सूखी हो जाती तब सूखे कलम से उर्दू की पूरी वर्णमाला उस पर चंगेड़ती थी और फिर मैं उस पर स्याहीदार कलम चलाता। वह क्रम दिन में कई बार चलता। बात को मेरी माँ बताती कि वे तख्ती धोते, सुखाते, चंगेड़ते उब जाती, पर मैं न उगता। इस प्रक्रिया में ज़्यादा काम तो उन्हीं को करना पड़ता था। जब सब कुछ हो जाता मैं खचीनों पर स्याही भर फेर देता। माँ को बार बार परेशान करने में मुझे कुछ मज़ा भी आता होगा, इसकी कल्पना मैं आज कर सकता हूँ। अमित जब पढ़ने योग्य हुआ, तो देखिए अमित उनके लड़के का नाम है, अमिताभ बच्चन जी की बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है दोस्तों। तब तख्ती का रिवाज तो ख़त्म हो गया था, पर तेजी पेंसिल से अक्षर कागज़ पर लिख देती और उससे कहती इन पर स्याही फेरो, और वह उल्टे सीधे उन पर कलम चला फिर आ पहुँचता और लिखो। बच्चे में बदले की भावना बड़ी प्रबल होती है। आप उससे कुछ काम लें तो वह भी आपसे कुछ अधिक काम लेकर ही संतुष्ट होता है। जब कभी मेरा मन लिखने में न लगता, मैं खेलना कूदना चाहता, तो कलम की नोक को किसी तरह दबाकर तोड़ देता। नरकुल या किलिक को तेज चाकू से काटकर कलम बनाना माँ को नहीं आता था। तो पहले कलम किससे बनता था? नरकुल या किलिक के लकड़ी से। वह काम तो पिताजी ही दफ्तर से लौटने पर कर सकते थे और मुझे दिन भर की छुट्टी हो जाती। बच्चा चालाक भी कम नहीं होता। सूरसती बस हिंदी का थोड़ा बहुत ज्ञान और उर्दू का अक्षर ज्ञान लेकर प्रताप नारायण के यहाँ आई थी। बस पढ़ना लिखना उन दिनों बहुओं को के किसी गुण में नहीं गिना जाता था। उनकी माँ ने उनको गृहस्थी के सारे कामों में दक्ष कर दिया था। सुई सिलाई से के बारीक कामों से लेकर काटने कूटने के भारी कामों तक कोई ऐसा काम नहीं था जो उनकी माता ने उन्हें सिखाए न हो। आजकल की देखिए आजकल के बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, अपनी माता से सारे काम कराते हैं, अपना बढ़िया बैठ के पढ़ रही हैं, मम्मी चाय लाओ, मम्मी पानी लाओ, और जब मम्मी ना दें तो बच्चे मम्मी को ही चिल्लाने लगते हैं। आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं। और पहले के ज़माने देखिए कितने अच्छे बच्चे हुआ करते थे दोस्तों। पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण काम उन्होंने यह किया था कि घर से विदा करते समय बेटी को रामायण की एक पोथी दी थी। तो क्या दी थी उनकी नानी ने? रामायण की पोथी। आजकल की बिटिया क्या ले जाती हैं? डिस्को, मोबाइल, है ना दोस्तों।
जिसमें सती अनसुईया के नारी धर्म उपदेश के स्थान पर बेलपत्र लगा दिया था। एक है धर्म एक व्रत नीमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तो देखिए ये पंक्तियाँ पहले के ज़माने में ऐसा कहा जाता। आजकल की लड़कियाँ क्या करती हैं, ड्रम नीला मंगाती हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, ज़माना बदल रहा है, लड़कियों की सोच भी बदल रही है। सूर्य सती प्रताप नारायण की इच्छाओं अभिलाषाओं संकेतों के अनुगामिनी बनने के लिए आई थी और आजीवन बनी रही। सॉरी दोस्तों, ये तो मजाक था, आप लोग इसको अन्यथा न लीजिएगा, लेकिन क्या करूं, जो देखती हूँ सुनती हूँ उसी पर मुझे बोलना आ गया। आजकल कुछ लड़कियां हैं सभ्य, लेकिन 100 में से 2-4 लड़कियां ऐसी दुष्ट हो जाती हैं, उसकी वजह से सारी कन्या बिरादरी जो है बदनाम होती है। ठीक है दोस्तों, अपनी एकांत पति निर्भरता का बड़ा करुण मूल्य उन्हें मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद चुकाना पड़ा। आज वे होते तो क्या सोचते, क्या कहते, क्या करते। वैधव्य काल में उनका तकिया कलाम हो गया था। तकिया कलाम मतलब बार बार वो यही बोला करती थी। उनके ऐसा कहने में कोई कल्पना न होती, कोई पश्चाताप न होता, कोई वेदना न होती, बस निरीह असमर्थता होती, भोलापन होता जो मन को बेध जाता। मेरे पिता की मृत्यु के बाद वे 3 बरस 6 महीने, तो देखिए बच्चन जी के पिता प्रताप नारायण जी की मृत्यु के बाद उनकी माता श्री कितने दिनों तक जी थी, 3 बरस 6 महीने तक जी थी। ठीक है दोस्तों, कैसे जी गई इस पर मुझे आश्चर्य था। एक अत्यंत करुण प्रसंग की चर्चा आगे करूँगा। कमाना प्रताप नारायण का काम था, पर हिसाब से खर्च करना सूरसती की जवाबदेही थी। मुंशी ईश्वरी प्रसाद के यहाँ ऐसा ईश्वरावतार था कि हिसाब किताब रखने की कभी आवश्यकता ही न पड़ी। शुरू में सूरसती के खुले हाथों ने महीनों के उत्तरार्धों में कुछ कष्टकर स्थितियाँ भी खड़ी कर दी। बात को प्रताप नारायण ने अपनी पत्नी को खड़ी पड़ी पाई और भिखारी की सहायता से हिसाब रखना सिखाया। हिसाब रखना और बात है और हिसाबी बुद्धि रखना और बात। परिस्थितिवश सूरसती ने हिसाब रखने पर कुछ व्यवहारिक अधिकार तो प्राप्त कर लिया, पर हिसाबी बुद्धि उनमें अंकुरित न हो सकी। हिसाबी बुद्धि की परिभाषा देना कठिन नहीं है। ऐसा आदमी संसार में पैसे की आवश्यकता को ही नहीं, उसके महत्व को भी पहचानता है, और सदा यह प्रयत्न करता रहता है कि कैसे पैसा मुट्ठी में आए और मुट्ठी से जाने न पाए। गिरधर कविराय को पैसे पर एक कुंडलिया याद आई। तो देखिए, तो लेखक गिरधर कविराय की एक पंक्ति की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। पंक्ति क्या है, साईं या संसार में मतलब को व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, जब लगता को यार यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले, कह गिरधर कविराय। तो ये पंक्तियाँ आप ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इतनी पंक्तियाँ देकर अगर एनटीए ने यह पूछ लिया कि यह कौन सी रचना से लिया गया है, तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। लो, अंतिम पंक्तियाँ तो भूल ही गया, भूलना ही था। गिरधर कविराय अपनी कुंडलियों की अंतिम 2 पंक्तियों में कोई परिणाम निकालते हैं, कोई उपदेश या सीख देते हैं। कल्पना कर सकता हूँ कि उन्होंने क्या उपदेश दिया होगा, और उस मूल भाग को भूलना ही शायद यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि मेरी बुद्धि हिसाबी नहीं है। हमारे परिवार में स्त्रियां हिसाबी बुद्धि होती आई हैं। नायब साहब और मेरे बाबा नहीं थे, नाइबाइन और मेरी दादी थी। मेरी माँ ने आकर पांसा पलट दिया। मेरी दादी से कुछ संस्कार लेकर मेरे पिताजी कुछ हिसाबी बुद्धि रखते थे। हम 2 भाइयों में शायद मुझे अपनी माँ का संस्कार मिला, मेरे छोटे भाई को मेरे पिता का। मेरी पत्नी ने आकर अपने सास जी की परंपरा अपनाई है। अपने मायके से ही वे कम दृढ़ संस्कार नहीं लाई। नतीजा यह है कि हम पति पत्नी में से कोई हिसाबी बुद्धि नहीं। अपनी पत्नी के खुले हाथ को संतुलित करने के लिए मैंने कभी कभी अपनी मुट्ठी बंद करने का प्रयत्न किया है, पर उन्होंने मुझे गुदगुदा दिया और मेरी हथेली खुल गई। कभी कभी होता है ना दोस्तों कि अगर हम मुट्ठी कस कर बंद कर लें और कोई गुदगुदा कर हाथ खोल देता है तो मुट्ठी खुल जाती है। वही चीज़ बच्चन जी यहाँ बता रहे हैं। पायनियर प्रेस में प्रताप नारायण की समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दे दी। काम से भी न घबराते, न उबते, न थकते। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लर्कों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर रख लेते और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद देर रात तक काम में जुटे रहते। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए। आजकल क्या होता है दोस्तों, अपना ही काम नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे का क्या करेंगे, है ना। आजकल ऐसे लोग हैं ना, इसलिए उनको ज़्यादा लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। घर से दफ्तर 4 मील था, तो उनके घर से दफ्तर कितने मील था, 4 मील। ठीक है,
कुछ कम भी हो सकता है। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है, ज़्यादा की तरफ। वे पैदल ही आते जाते, शायद पैसा बचाने की गरज से साइकिल न उन्होंने खरीदी न उनकी सवारी की। प्रेस के नज़दीक कटरे से नज़दीक चौक तक इक्के मिल जाते थे। कभी कभार देर अबेर होने पर या विशेष थकावट कमजोरी में वे इक्के का उपयोग कर लेते, पर पैदल चलने का उन्हें मर्ज था। दफ्तर आने जाने के अलावा भी उनके पैदल चलने के नित्य नैमित्तिक कार्यक्रम थे। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए। काला जूता, तो देखिए वो क्या क्या पहन के दफ्तर जाया करते थे। काला जूता, ढीला पजामा, अचकन जो उनके लंबे इकहरे शरीर पर खूब फबती थी, और दुपल्ली टोपी। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गुलूबंद उनके गले में पड़ा रहता था। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती बंद गले का कोट पहनते थे। सिर पर फेल्ट कैप जो उन दिनों बिलाल से आती थी और काफ़ी महंगी होती थी, अब तो वह बाजारों से गायब हो गई है। मेरे पिताजी का सिर असाधारण रूप से बड़ा था और वे बाल देसी ढंग के छोटे ही रखते थे। फिर भी सबसे बड़ी साइज़ की उपलब्ध फेल्ट कैप उनके सिर पर छोटी लगती थी। उनका एकमात्र चित्र जो मेरे पास है, उसमें वे फेल्ट कैप पहने हुए हैं और उनके आगे के और बगल के बाल जैसे टोपी में न समा सकने के कारण बाहर निकल रहे हैं। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में ज़रूर होता। मौसम साफ हो और रात हो तो वे छड़ी लेकर चलते थे, पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत। मतलब छड़ी लेते थे और अच्छी मोटी मजबूत रहती थी वो छड़ी। एक बार वे मसूरी गए तो वहाँ से 1 दर्जन छड़ियाँ लाए, लोगों को बाँटी, उनमें लोहे की सामियाँ लगवाईं। शायद 2-4 अभी मेरे इलाहाबाद वाले घर में पड़ी हों। लाठी लंबी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी ज़रूर ली होगी। मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा, अब देखिए इस रचना में हिंदू मुस्लिम दंगा का भी जिक्र बच्चन जी ने किया है, हो गया था। हमारे मोहल्ले में भी तनाव फैल गया। उत्तर की ओर मुसलमानों की एक बस्ती थी, उधर होकर किसी हिंदू का जाना मुश्किल हो गया। एक आध बुरी तरह पीटे। हमारे मकान के सामने के मैदान में हिंदुओं ने मिलकर सलाह की, क्या हम लोग भी इस तरह की कार्रवाई अपनी तरफ शुरू कर दें। पिताजी इस आग को बढ़ने देने के पक्ष में नहीं थे। मुसलमानों को समझाना बुझाना चाहिए, एक ही मोहल्ले में रहना है, चोली दामन का साथ है, पर इस वातावरण में समझाने के लिए जाने वाले की शामत ही आती। अंत में यह दायित्व पिताजी ने अपने ऊपर लिया। हिंदुओं को इकट्ठे देख उधर मुसलमान भी लाठियाँ लेकर खड़े हो गए। पिताजी ने कहा, सब लोग यहीं ठहरे, मैं अकेले जाऊंगा। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा लिया और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। उस दिन मैंने साक्षात आत्मविश्वास को धरती पर चलते देखा था। मतलब उनके पिताजी को कि भाई बड़ी हिम्मत की बात है ना, कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हों और उनसे अकेले बात करने जाना, क्या पता क्या हो जाए। यूँ तो उनकी बहुत सी तस्वीरों की छाप मेरी स्मृति पर है, लेकिन यह जितनी स्पष्ट है उतनी दूसरी नहीं। एक आदमी को 25-30 के दल से भिड़ने को आते देख एक बार तो विरोधी भी सख्ती में आ गए। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता, मैं लड़ाई बंद कराने आया हूँ। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है, कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर लड़ाई है। 4 ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई। अकेले सिरफिरे की बात समझी जा सकती है, 4 आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी दूसरे को मार दिया। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है। इंसान मेल से रहने को बना है। लड़ाई कितने दिन चलेगी, 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह से रहना होगा। 2, 4, 10, 12, 150 हिंदू मुसलमानों के कट मरने से हिंदुत्व न समाप्त होगा, इस्लाम न खत्म होगा। साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहें, मेल से न रह सके तो अलग होकर रहें। एक दूसरे से टकराने की ज़रूरत नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है। पिताजी की बातों का असर हुआ। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। पिताजी को अपनी बात मनवाने की कला खूब आती थी।
वे बातों के सही गलत पक्ष का निर्णय ठंडे दिमाग से करते थे और फिर बगैर तैश में आए हुए सही पक्ष को सही साबित करने के लिए अपना पूरा वाक चातुर्य इस्तेमाल करते थे। उनसे बातों में पार पाते मैंने किसी को नहीं देखा। केवल वे वकील बने होते तो सफल वकील होते, इनमें संदेह नहीं। वे हारे तो मुझसे। मैं उनके साथ बहस मुबाहसे के अखाड़े में उतरता ही नहीं था। मुझे जैसे मालूम हो गया था कि उनके सारे दांव पेचों में वे पारंगत हैं। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है इसका मैं भी अपनी सहज बुद्धि से निर्णय करता था। मैं यह दावा नहीं करूँगा कि मेरे फैसले सदा ठीक ही रहे हैं और मैं उन पर अड़ जाता था, और जितना ही मुझे समझाया बुझाया जाता था, मुझ पर जोर डाला जाता था, उतनी ही मेरी जिद बढ़ती जाती थी और अंत में मुझे अपनी सी करने को छोड़ दिया जाता था और उसे मैं अपनी जीत समझता था। प्रताप नारायण दुनिया भर से जीत कर बेटे से हार गए थे। अब सोचता हूँ बेटे से हार जाना बाप के लिए कितनी बड़ी जीत है। ऋषियों ने बहुत गहरे पैठ कहा होगा। क्या कहा था ऋषियों ने? देखिए, पुत्रादिच्छेद पराभवम। मेरे पिता का दैनिक जीवन प्रायः एक ढर्रे पर चलने वाला नियमबद्ध और नैमित्तिक था। वे सवेरे 3 बजे उठते। तो कितने बजे इनके पिताजी उठ जाते थे? 3 बजे। शौचालय से निवृत्त होते और 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले। 3 बजे उठते थे और नित्य क्रिया करके और 3:30 बजे गंगा नहाने चले जाते थे पैदल स्नान के लिए, और फिर पैदल जाते पैदल आते। गंगा जी से घर 3-4 मील के फासले पर होगा। 3-4 मील बहुत होता है दोस्तों। वे ठीक 6:30 बजे नहा कर लौटते थे। बताइए, कम से कम 1.5 घंटा जाते 1.5 घंटा आते लगता था। साथ में एक सुराही गंगा जल भी लाते और पूजा पर बैठ जाते। पूजा के लिए जीने के नीचे, जीना मतलब जानते हैं ना, जो सीढ़ी बनी रहती है, एक छोटी सी कोठरी थी। बगल की दीवार में एक अलमारी थी, उस पर एक बस्ते में बंदी 2 पुस्तकें रखी रहती। तो कौन कौन सी पुस्तकें रखी थी? रामचरितमानस और दूसरी गीता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी। दीवार से राम कृष्ण शिव गणेश हनुमान सरस्वती, देखिए कौन कौन से भगवान थे ये भी ध्यान रखिए। राम कृष्ण शिव गणेश हनुमान सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी। ठीक है। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता और जब वे उसमें बैठ जाते तो बस इतनी ही जगह बस्ती के सामने रेहल रखकर उस पर पोथियाँ खोली जा सकें। वे मानस का नवाहिक पाठ करते थे। नवाहिक यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। उनकी मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है, उन्हीं के हाथ के नवाहिक के निशान लगे हैं। पाठ वे सस्वर करते थे। उनकी आवाज़ सुरीली नहीं थी। गाते मैंने उनको कभी नहीं सुना, पर उनका स्वर साफ सप्राण और लयपूर्ण था और कोठरी से निकली उनकी आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। आवाज़ की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है और जब तक मैं उनके साथ रहा प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। मैं कल्पना करता हूँ कि सौरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। सौरी पूजा की कोठरी के सामने दलान के एक सिरे पर बनाई जाती थी। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना ही रोता क्यों न हूँ, जैसे ही मेरा खटोला पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता था, मैं चुप हो जाता था और जैसे मैं भी पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हूँ। मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे। अब मैं ऐसा समझता हूँ कि यह मेरे पिताजी के स्वर की लिंट या लय थी जो मुझे शांत कर देती थी। इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि इन श्रवण संस्कारों ने उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी जब मैं गीता को जन गीता का रूप दे रहा था, अवधी भाषा में, मानस की शैली में। अज्ञात रूप से मेरे अचेतन और ज्ञात रूप से मेरे चेतन की सिरा सिरा मानस की ध्वनियों से भीगी हुई थी। गीता पिताजी मौन रहकर पढ़ते थे, शायद चिंतन करने की दृष्टि से। मानस में वे बहा करते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था। मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे, पर संस्कृत से वह उच्चारण सुख अनुभव न करते थे जो अवधि से। कविता स्वर पढ़ने का मुझे भी शौक है। ब्रज और अवध की कविता मैं घंटों पढ़ सकता हूँ। तो किसकी कविता घंटों पढ़ सकते हैं? ब्रज और अवध की। मानस का तो सस्वर पाठ, अखंड पाठ मैंने कई बार किया है, पर मानस की बात ही और है। खड़ी बोली की कविता में घंटे भर भी नहीं, खड़ी बोली की बात कर रहे हैं कि घंटे भर भी पढ़े तो मेरी
जीभ ऐंठने लगती है। उर्दू के साथ यह बात नहीं है। खड़ी बोली की कविता ने कहते हुए खेद होता है, मानस की सूक्ष्म सिराओं को अभी कम ही छुआ है। वह जीवन से उठी हुई कम लगती है, कोष से उतरी हुई अधिक। कारणों पर यहाँ न जाऊँगा। पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते थे। तो कितने बजे उठते थे? 6:30 बजे बैठते थे और 8:30 बजे मतलब 2 घंटे। उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर देती थी। वे रसोई में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहन 9 बजते बजते दफ्तर कितने बजे दफ्तर जाया करते थे? तो 9 बजे दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। किसी दिन ऐसा भी होता कि किसी कारण भोजन समय पर तैयार नहीं होता। पिताजी को बहुत गुस्सा आता, माँ काँपने लगती, पर गुस्सा निकालने का समय भी उनके पास न होता। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए दफ्तर के लिए चल पड़ते। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में, तो उन्होंने कितने साल नौकरी की थी? फिर से बता दे रहे, 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष की नौकरी में वे कहा करते थे, एक दिन वे दफ्तर देर से नहीं पहुँची। मेरी माताजी जल्दी जल्दी पूरियाँ बनाती और एक डिब्बे में खाना रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती, और जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस न आ जाता वे भोजन न करती। जब कोई जाने वाला न मिलता तो उनका भी दिन भर का उपवास होता। घर के 3 बूढ़ियाँ, राधा, मेरी दादी और महारानी की बातें सुनने को ऊपर से मिलती। मेरी माँ न खाती तो वे कैसे खाती? पर अपनी भूख का गुस्सा वे दिन भर माँ पर उतारती रहती। पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई ठीक समय नहीं था। नौकरी के प्रारंभिक वर्षों में वे प्रायः देर से लौटते थे, 8-9 बजे, इससे भी अधिक देरी से, और खाना खाकर सो जाते थे। बाद को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ते, कभी खाना खाने के बाद भी, और कभी तो घूमने निकल जाते। सुबह गंगा स्नान में आने जाने के 8 मील, दिन को दफ्तर आने जाने के 8 मील, यानी कुल 16 मील चलकर लेने पर भी उनकी चालास तृप्त नहीं, चालास मतलब चलने की इच्छा, और रात को भी वो 2-3 मील घूम फिर आने को भी तैयार रहते। तभी तो मैं कहता हूँ उन्हें चलने का मर्ज था। सबसे अचरज की बात यह थी कि रात को चाहे कि जितनी देर से सोएं, उठते वे सुबह 3 बजे ही थे। उनका कहना था कि नींद लंबाई नहीं गहराई मांगती है, यानी कम घंटों की गहरी नींद भी ज़्यादा घंटों की हल्की नींद का काम कर देती है। उनके इस फार्मूले के प्रति विश्वास ने मुझको अपनी नींद पर कितना अत्याचार कराया है, इसे सोचकर मैं कभी कभी कहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो मुझे 7-8 दिन तक यूँ ही पड़े रहने देना। इस असंभव की कल्पना भर सुखद है, क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातों की नींद पूरी करनी है। समय की पाबंदी की जो उत्कटता उन्होंने अपनाई थी, उनके निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग आवश्यक था। उन्हें सेंस ऑफ टाइम, वक्त का अंदाज देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक आराम घड़ी खरीदी और लाकर दालान की तिकोनिया पर रख दी। यह घड़ी नई नहीं थी, विक्टोरियन युग की थी। तो घड़ी कब की थी? विक्टोरियन युग की थी, और पायनियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी। वहाँ वह कंडम माल की तरह निकाल दी गई, तो पिताजी ने शायद 2 रुपये में ले ली। यह घड़ी बेहया साबित हुई। थोड़ी बहुत सफाई के बाद वह चलने लगी तो चलती ही चली गई। 7वें दिन उसमें चाबी देनी होती। तो घड़ी में कब चाबी देनी होती थी? 7वें दिन। वह अलार्म भी बजाती। उसके कभी घड़ी साथ के यहाँ जाने की याद नहीं। तिकोनिया और खाली, इसकी कोई तस्वीर मेरे दिमाग में नहीं है। मेरे पिता के जीवन पर्यंत वह चलती रही। उनकी मृत्यु को लगभग 30 वर्ष होने आते हैं, अब भी वह चल रही है। मेरे पास नहीं है। मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद, इनके बुआ के लड़के, बड़ी बहन के लड़के का नाम है रामचंद। कहाँ थे वो? फुटबॉल अखिल भारतीय प्रसिद्धि के खिलाड़ी उसे अपने नाना की एक निशानी के रूप में ले गए थे। मैं जब कभी राम के घर जाता हूँ, हिल फिर कर मेरी आँख उस घड़ी पर जा टिकती है। हमारे घर में कितने जन्म, मरण, शादी, ब्याह, भोज, महोत्सव उसने देखे हैं। कितने हर्ष, विषाद, अश्रु, हास, वाद विवाद, कितने क्रोध, कलह, रोदन, गायन, श्रम, संघर्ष की वह साक्षी रही है। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि नाम तो एकर आराम घड़ी है, पर न ई खुद आराम करत है, न केहू के आराम करे देत है। आराम घड़ी नाम ऐसी घड़ियों को शायद इसलिए दिया होगा कि ये एक जगह रख दी जाती हैं। अलार्म से आराम आया हो तो भी कोई अचरज की बात नहीं। कभी कभी आराम का आ भी छोड़ दिया गया, और ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को राम घड़ी भी कहते हुए सुना। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे।
अब नेक्स्ट हम कल के वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ज़रूर कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सहयोग करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे दोस्तों। एक आधा घंटा तुम लोग चुप नहीं रह सकते, आधा घंटा। और सबसे ज़्यादा चपड़ चपड़ ये राघव का था। क्या है बताओ तुम? खाना मंगा रहा था। अभी मैं खिला रही थी तो तुम नहीं खाए। तो खाना मम्मी कब दे रही थी? मम्मी खाना है ना रे, मैं तुमको खिला नहीं रही थी जबरदस्ती बब्बा के सामने। मेरे को भी खाना है।